नमस्कार साथियों, मैं करण चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। आज शासन की प्रणालियां पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ द गवर्नेंट मॉडल। कितने प्रकार की शासन की प्रणालियां दुनिया में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शासन की प्रणालियां पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आप ये मान के चलो, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई भी नहीं है। इसमें कंपैरिजन पढ़ते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लोकतांत्रिक सरकारें, अलोकतांत्रिक सरकारें, एकात्मक मॉडल, संघात्मक मॉडल, संघवाद कितने प्रकार का है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो पहले देखिए, ध्यान देखिए। सबसे पहले तो शासन प्रणाली की अगर मैं बात करूं आपके सामने कि सर शासन प्रणालियां जो होती हैं, अगर हम ध्यान दें शासन प्रणाली के ऊपर, अगर हम फोकस करें तो गवर्नेंस मॉडल ही कहेंगे इसको, या गवर्नमेंट के रिजीम्स कहेंगे। अरे हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल हाँ। तो इसमें कई प्रकार की डायमेंशन है। सबसे पहले मैं बात करूं तो एक तो होता है लोकतांत्रिक। एक होती है, आप लोगों ने सुनी होगी, अलोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक, क्लियर? लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक, क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरा आप लोगों ने सुना होगा सरकार के मॉडल अलग तरीका से, जैसे एकात्मक, संघात्मक। फिर हम पढ़ते हैं संघात्मक के प्रकार। ठीक है मेरे भाई, कोई डाउट? बोलो हाँ या ना। तो एकात्मक मतलब यूनिटरी, संघात्मक मतलब फेडरल, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक मतलब अनडेमोक्रेटिक। ये टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है मेरे भाई, कोई डाउट किसी को यहां तक? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अर्पित, तो शासन प्रणालियां, तो लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक। सबसे पहले हम इनको समझेंगे, फिर एकात्मक संघात्मक को समझेंगे, फिर संघात्मक के टाइप समझेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूं। बोलो हाँ या ना। चलिए, आइए। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक की। देखो, सबसे पहले जो दुनिया की शुरुआत हुई ना, दुनिया की शुरुआत से आप देखोगे कि पहले सरकारें अलोकतांत्रिक हुआ करती थी। मतलब द गवर्नमेंट इन फॉर्मेशन में अलोकतांत्रिक सरकारें का मतलब था। देखो, अलोकतांत्रिक क्या होती है? अलोकतांत्रिक का मतलब है अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और अनडेमोक्रेटिक का मतलब क्या था कि शुरुआत में जब गवर्नमेंट बना करती थी, तो शुरुआत की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो अनडेमोक्रेटिक थी। अनडेमोक्रेटिक क्यों थी? क्योंकि वो सिंगल पीपल ओरिएंटेड हुआ करती थी, सिंगल लीडर हुआ करता था गवर्नमेंट में, जो कि पूरे देश पे शासन करता था। तो उसे आप राजा कहा करते थे। तो पहले राजतंत्र चलता था। तो राजतंत्र तो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक था या नहीं था, इस बात पर सवाल है। ऐसे दुनिया के बहुत सारे राजतंत्र हुए जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। जैसे कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं, सोचना है कुछ लोगों का कि अकबर की गवर्नमेंट थोड़ी सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी, लोगों की बात सुनता था। लेकिन राजतंत्र डेमोक्रेटिक होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। राजतंत्र हुआ करते थे, तानाशाही तंत्र हुआ करते थे, तानाशाही जिसे कहते हैं, तो राजतंत्र हुआ करते थे, तानाशाही हुआ करती थी, एकल तंत्र हुआ करते थे। तो देखो, अलोकतांत्रिक सरकारें कई प्रकार की होगी, जहां पर, आप समझो बात, जहां पर सरकार में व्यक्तियों का पार्टिसिपेशन ना हो, वेयर द नो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ऑन सोसाइटी, वेयर ओवर द गवर्नमेंट इज रूलिंग।
दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि जहां के लोगों पर शासन किया जा रहा है उन लोगों का पार्टिसिपेशन ही सरकार के तहत में ना हो तो उसे अनडेमोक्रेटिक कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, इधर इट इज राजतंत्र और इट इज एनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, डोंट केयर। सिंपल सी बात समझो, इफ गवर्नमेंट इज पार्टिसिपेटिंग सोसाइटी देन इट्स डेमोक्रेटिक। तो पहले क्या था, राजतंत्र हुआ करता था। तो राजतंत्र में एक व्यक्ति का शासन था, एक व्यक्ति के शासन में जनरली ये देखा जाता है कि जनता की भागीदारी नहीं होती। तो अलोकतांत्रिक का सीधा सा मतलब यही होता है कि जहां जनता की भागीदारी ना हो, जनता की भागीदारी ना हो। पहली चीज तो इसे मानते हैं, जनता की भागीदारी ना हो। अब जनता की भागीदारी नहीं होगी तो ऐसा कहा जाता है कि जो अलोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती है वहां पर लोगों के स्वतंत्रता 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 लोगों के पास नहीं होती। अधिकार यानी द फंडामेंटल राइट्स पीपुल डोंट डिजर्व, अधिकार लोगों के पास नहीं होते। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, ठीक है, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, अधिकार यानी राइट्स, राइट्स ये सब लोगों के पास बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, ये लोगों के पास नहीं होते, स्वतंत्रता नहीं होती, अधिकार नहीं होते, तो ये सब लोगों के पास ऐसी गवर्नमेंट में नहीं होते। जनता की भागीदारी नहीं होती, शासन में भागीदारी नहीं होती। एक ही बात है, शासन में भागीदारी नहीं। नो पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, नो पार्टिसिपेशन इज गवर्नमेंट। क्लियर, शासन में भागीदारी नहीं, नो पार्टिसिपेशन सिपेशन इन गवर्नमेंट, शासन में भागीदारी नहीं। ऐसी सरकारों को अलोकतांत्रिक सरकार आप कहते हो। जनरली शुरुआत के समय में, जैसे कि शुरुआत के समय की बात करोगे तो चाहे मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में शुरुआत के समय में क्या था, यूरोप में शुरुआत के समय में जनता की भागीदारी नहीं थी, महिला का पार्टिसिपेशन नहीं था, महिला की भागीदारी नहीं थी। तो शुरुआत में जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो शुरुआती यूरोप था वो अलोकतांत्रिक था, अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी, एक व्यक्ति का साथ तानाशाही हुआ करती थी। तो तानाशाही तो आप कंप्लीटली बता सकते हो कि तानाशाही इज मोर एंड लेस, वो तो भाई अनडेमोक्रेटिक की होगी, कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक है तानाशाही। पितृसत्तात्मक सत्ता लिख सकते हैं इसमें, पितृसत्तात्मक सत्ता, डिपेंड ऑन, यू कैन नोट डाउन हियर। आप लिख सकते हैं इसमें और क्या क्या चीजें, जैसे पितृसत्तात्मक सत्ता। तो पितृसत्तात्मक जो है पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक सत्ता इसी का पार्ट है, ये चला करती थी। दूसरी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि शासन जो होता है ना, शासन की जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। क्लियर, पहली बात मेंशन करेंगे, देयर इज अ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। पितृसत्तात्मक होगी एक प्रकार से, कोई जिम्मेदारी नहीं हुई, शासन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कि शासन का कोई मतलब, जनता का कोई मतलब ही नहीं है। गैर लोकतांत्रिक का मतलब ये मान के चलो कि कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है। तो अलोकतांत्रिक को आप लोग एक बार गैर लोकतांत्रिक भी लिख लेना। तो सर्वसत्तावाद चलता है इसमें, एक प्रकार से इसका मतलब ये है, यानी कि एक प्रकार से निरंकुशतावाद चलता है गवर्नमेंट का। निर्णय निर्माण की जो शक्ति है, निर्णय निर्माण में निरंकुशता चलती है गवर्नमेंट की। निर्णय निर्माण जो भी होगा वो निरंकुश होगा, यानी गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेगी वो निरंकुश लेगी, विदाउट एनी पार्टिसिपेशन सोसाइटी लेगी, निरंकुश निर्णय निर्माण की प्रक्रिया इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, आई अंडरस्टैंड कि आपकी समझ में आ रहा होगा। आया ना, अरे बोलो लाड़ लो, ठीक है, क्लियर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो अब बात आती है सर लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की अगर मैं बात करूं, अब देखो एक बात समझने की कोशिश करना कि विश्व में, दुनिया में अलोकतंत्र सरकारें अभी कहाँ हैं।
दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ये बोले कि मेरे यहाँ अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तालिबान तक नहीं बोलता कि मेरे यहाँ अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तालिबान बोलता है कि इधर वी आर नॉट इलेक्टेड बट वी आर रनिंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विद अ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तालिबान बोलता है कि वी आर नॉट इलेक्टेड बट वी आर रनिंग द गवर्नमेंट विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। मतलब क्या हुआ कि लोकतांत्रिक मूल्यों से सरकार चला रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जो लोकतांत्रिक देश है पर उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चीन है। अब चाइना कैसा कंट्री है आप बताओ, चीन कैसा कंट्री है। अब आप बोलोगे कि देखो लोकतांत्रिक सरकार, अगर चीन को बोलोगे तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है चीन में, लोगों की चुनी की सरकार है। तो चीन तो इसका मतलब लोकतंत्र हुआ, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, वोट किया लोगों ने। आप तालिबान को नकार सकते हो, चीन को नकार सकते हो नहीं। कैन यू इग्नोर पाकिस्तान? नहीं। तो पाकिस्तान चीन में सरकार लोकतांत्रिक है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता के द्वारा, फॉर द पीपल, जनता के लिए, सारी चीजें सेम है। तो पाकिस्तान और चीन तो इसका लोकतंत्र हो गए। ऐसा लेकिन है नहीं, चीन और पाकिस्तान वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। वो चला लो भाई, चीन और पाकिस्तान इसी वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य भी कुछ चीज होते हैं। नाउ पीपल डोंट टॉक इट कि गवर्नमेंट सिर्फ लोकतांत्रिक होनी चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट रन विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज। आपने मुझसे कहा, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा तेरी शादी तेरी मर्जी से कराएंगे, यू विल गेट मैरी विद योर चॉइस। मैंने कहा बहुत बढ़िया, माई डैडी इज वेरी डेमोक्रेटिक। अब मेरे सामने क्या हुआ कि पापा ने कहा तेरी शादी तेरी मर्जी से कराएंगे। मैंने कहा पापा बिल्कुल ठीक है। मतलब देखो मर्जी का मतलब क्या होता है, वेन एवर यू हैव ऑप्शन टू चूज, जहां आपको चुनने का अधिकार मिले। अरे हाँ या ना? हाँ। तो चुनने का अधिकार मिले उसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। पापा ने कहा कराएंगे, मैं ठीक है। अब पापा ने जब शादी कराई तो एक लड़की दिखाई, एक लड़की दिखाई तो मैंने कहा अच्छी नहीं, पापा ने कहा अच्छी नहीं, चल कोई बात नहीं है। अगली लड़की दिखाई, पापा ने कहा अच्छी नहीं, मैंने कहा अच्छी नहीं, कोई बात नहीं है। तीसरी बार क्या हुआ, पापा ने एक लड़की दिखाई, पापा ने कहा कि मेरे दोस्त की लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, ये है वो, इससे शादी कर ले, बहुत अच्छी लड़की है। और पापा ने शादी करवा दी उस लड़की से। अब तुम हाँ भर रहे हो ना भर रहे हो तुम्हें नहीं पता, शादी होगी तुम्हारी। अब शादी लोकतांत्रिक अलग लोकतांत्रिक हुई, अलोकतांत्रिक होगी। ऐसी चीन करती है। चीन कहती है चुनने का अधिकार है, लेकिन एक ही आदमी को चुनना है, एक ही सरकार देंगे तुम्हें। मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, एक ही सरकार देंगे, एकल गवर्नमेंट, एक ही मल्टी सिंगल पार्टी। एक पार्टी का एक आदमी चुनाव लड़ेगा, इसी को वोट डालना है, वोट भी डालना है, और भैया जीतेगा भी यही, और तुमने चुन भी लिया। देखा बचपन में पापा कहते थे कपड़े दिलाने ले जा रहा हूँ, इसके पसंद के कपड़े दिला के लेके आऊंगा इसको। दुकान पे खड़े होके कहते हैं कि ये शर्ट ले ले, हमारी पसंद की भी हो गई और हमने ले भी ली, और हमारी पसंद की भी नहीं हुई। दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसे लोकतंत्र सरकार थोड़ी ना कहेंगे। तो यह है, तो दुनिया में लोकतांत्रिक गवर्नमेंट्स अब वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है। सिर्फ सरकार चुनना लोकतंत्र लोकतांत्रिक नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस में सही बात नहीं है। This can be recommended for simple polity. Generally those are preparing for general examinations. अगर आप तैयारी कर रहे हो सामान्य एग्जाम की, एसएससी वनडे ये वो, तो ठीक है। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस यूपीएससी पढ़ रहे हो, तो आज के जमाने में लोकतंत्र की परिभाषा जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होती। लोकतांत्रिक मूल्यों को कई प्रकार से आपको देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं मेरे लाडलो। तो अगली बात पढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती है। इसमें तो तुम इतने होशियार हो कि थीसिस लिख दोगे। अरे बोलो रे हाँ या ना। लोकतांत्रिक सरकारें, इसमें तो आप इतने होशियार हो कि आप पूरी थीसिस लिख दोगे। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो आपको अच्छा लगता है सब लिख दो। मतलब जैसे पहली चीज, जहां जनता का प्रतिनिधित्व हो। अब जनता का प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हो गया? जहां जनता ने सरकार को चुना हो, वेयर पीपुल रिप्रेजेंटेशन। अरे हाँ या ना? बिल्कुल हाँ मेरे लाडलो। जहां जनता ने सरकार को चुना हो, दैट इज कॉल्ड पीपुल रिप्रेजेंटेशन।
जहां जनता का प्रतिनिधित्व हो। क्लियर है पॉइंट? जनता का प्रतिनिधित्व हो तो ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इसमें लोग कहते हैं डेमोज एंड कार्टिया, मैं पढ़ा चुका हूं, बेसिक सी बात है। डेमोज और कार्टिया ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब वही बेसिक बातें हैं। डेमोज मतलब जनता, और कार्टिया मतलब, अरे बोलो रे बाबड़ो, शासन। तो जनता का शासन, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, कक्षा 5 की इंफॉर्मेशन है। जनता की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी है। लेकिन हम इसको परिभाषा के आधार पर नहीं, मूल्यों के आधार पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जहां जनता का प्रतिनिधित्व हो, सरकार में जनता की भागीदारी हो, जनता की भागीदारी। भाई थंबनेल बनवा ले, उसको भेज दो, करंट अफेयर्स का, वो लड़की उसकी टाइमिंग शुरू हो चुकी होगी 7 PM। सरकार में जनता की भागीदारी, अरे हाँ या ना, सरकार में जनता की भागीदारी हो। तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या है कि भैया लोगों के पास अधिकार हो, जनता के पास अधिकार हो, अधिकार, अधिकार हो, अधिकार, अधिकार हो, जनता के पास स्वतंत्रता हो, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है। टुडे, आजकल जितने भी कंट्री हैं उन सारे कंट्रीज में यही चीजों का तो भैया रोना धोना है। राइट्स, राइट्स, पीपुल मस्ट इंजॉय राइट्स, पीपुल मस्ट enjoy लिबर्टी, लिबर्टी एंड राइट्स। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस और नो? यस। ठीक है, तो लोगों के पास अधिकार होने चाहिए, लोगों के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोगों के पास अधिकार होने चाहिए और लोगों के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलोगे। अब चीन है, वो लोगों के पास अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, सरकार को जनता की भागीदारी नहीं है, जनता में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो लोग चीन डेमोक्रेसी किस बात की है? बस इस बात की कि अब्राहम लिंकन साहब ने कहा गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो चीन से डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है इतनी सी बात से बात नहीं बन सकती भाई। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपकी समझ में पॉइंट आ गया होगा। अधिकार और स्वतंत्रता दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो होने चाहिए लोकतांत्रिक सरकारों में। क्लियर? समानता, समानता, इक्वलिटी, इसका होना बहुत जरूरी है। आप ये मान के चलो इक्वलिटी नहीं होगी ना तो सब बेकार है। जैसे फॉर इनका श्रीलंका, श्रीलंका के ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन का केस लगा, लोगों ने कहा श्रीलंका इज नॉट प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री, और कहा लोगों ने कि थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्री है दे आर नॉट अ प्रॉपर डेमोक्रेसी, दे आर मेकिंग, दे आर इन प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों ने कहा श्रीलंका वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं भैया कि नॉर्दर्न श्रीलंका में जो लोग रहते हैं और जो हमारे श्रीलंका में जो लोग रहते हैं उनके साथ भेदभाव है, देयर इज अ नो इक्वलिटी। अब समानता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है, अधिकार नहीं है, तो फिर लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र की ये बेसिक परिभाषा है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी को आप लोकतंत्र कहेंगे। दैट विल बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी नाउ इट इज ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर आज आप लोकतंत्र कहते हो ना साहब, कैसे कह दोगे आप लोकतंत्र है? तो ये छोटी छोटी सी मोटी मोटी सी बात है, अगर आपकी समझ में आ रही है तो आप ये समझ के चलो कि बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ गए। इसको एक बार फटाफट से जल्दी से नोट डाउन करें, जल्दी जल्दी फटाफट से आप इन चीजों को लिखें। क्या हाल है भाई छोटू? सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में भी बात करेंगे। क्या हाल है भाई? ठीक है, लिखे इनको? ठीक है, चलिए, ग्रेट। एक चीज है सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सार्वभौमिक मताधिकार अगर नहीं होगा, सार्वभौमिक मताधिकार, तो फिर गड़बड़ है। सार्वभौमिक मताधिकार का होना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज मतलब एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट हैव राइट टू वोट, निवास करने वाले हर नागरिक के पास वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इज
पाकिस्तान हैव इट नॉट. तो व्हाई पाकिस्तान कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेसी? सूडो डेमोक्रेसी. कैसा है? दिखावटी लोकतंत्र है. तो ये जो पॉइंट होगा ये यहां पर समझ में आ गई. तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पॉइंट्स हैं, ये मुझे लगता है आपकी समझ में आ चुके होंगे कि लोकतांत्रिक सरकारें और अलोकतांत्रिक सरकारों के बीच में क्या डिफरेंसेस है. कमेंट करके बताओ सर. हाँ, हम सब ठोको. मजा आया यहां तक की चीज पढ़ के? अब आप कर लोगे, लॉजिकली बात समझ के तो कर लोगे. ऐसे मत जाना गवर्नमेंट ऑफ द पीपल को दिमाग लगाने लग जाओ. ये बच्चों वाली चीज है. समझ गए नहीं समझे? अरे बोलो रे हाँ या ना. समझ गए तो बताओ जल्दी से. कमेंट फटाफट से ठक 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 कमेंट आने चाहिए सभी के, जो बाद में मुझे ऑफलाइन देख रहे हैं उनके भी. जल्दी 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 जल्दी. हो गया भाई? क्लियर? क्लियर? अब आते हैं दो सरकारों के बारे में बात करते हैं. शासन प्रणालियां एकात्मक, कंट्री कैसा भी हो, और संघात्मक. एकात्मक और संघात्मक, इन दोनों के बारे में बात करते हैं. यूनिटरी एंड फेडरल. तो सुनो मेरी बात ध्यान से. यूनिटरी एंड फेडरल, पहले बेसिक से बात करेंगे. देखो यूनिटरी गवर्नमेंट सभी को पता है कि एकात्मक सरकारें छोटे भौगोलिक देशों में होती है जैसे ब्रिटेन, और संघात्मक सरकारें बड़े देशों में होती है जैसे इंडिया, बड़ा कंट्री है. तो एकात्मक सरकारें छोटे देशों में और संघात्मक सरकारें बड़े देशों में. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, गुरुजी ये बताइए कि एकात्मक सरकार के लक्षण क्या हैं. सुनो मेरी बात ध्यान से, लिखो प्यारे बच्चों. देखो एकात्मक सरकार जो होती है, सुनो, एकात्मक सरकारों के जो लक्षण हैं उसमें क्या होता है, केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है. केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है. केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है, यानी केंद्र के पास ही पूरी की पूरी पावर होगी. केंद्र के पास अधिक शक्ति होगी. आगे चीज, सत्ता का केंद्रीकरण कहते हैं इसको. सत्ता का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अरे बोलो रे प्यारे दोस्तों, सत्ता का केंद्रीकरण. ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट, केंद्र के पास अधिक शक्ति होगी, दैट इज कॉल्ड सत्ता का केंद्रीकरण. सत्ता के पास अधिक शक्ति होगी. अगली चीज क्या, एकात्मक सरकारों में देश छोटे होते हैं. देश छोटे, भौगोलिक आकार छोटे, यानी भौगोलिक आकार छोटे, कम जनसंख्या, आधे आधे. राज्यों के पास नामात्र की शक्ति. स्टेट हैव नॉमिनल पावर्स. नॉमिनल पावर. ठीक है. इनके पास, सर पीजीटी के लिए कैसे तैयार करेंगे? श्वेता राय नमस्ते. नमस्ते, टेंशन क्यों ले रही हो, हम तैयार करा देंगे. तो इनके पास नामात्र की पावर होती है, इनमें कोई बड़ी चीज नहीं होती. इनके पास जो पावर होती है वो नामात्र की होती है. केंद्र की सरकार सीधी सीधी, आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज है. इसको पहले लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो. केंद्र की जो सरकार चलती है ना, केंद्र की सरकार, वो सीधी नागरिक के ऊपर चल रही होती है. अब पहली चीज मैं भूल गया, पहले तो संविधान होता है, क्योंकि देखो संविधान होगा ही होगा अगर लोकतांत्रिक देश है तो, अगर नहीं है तो लिखित अलिखित होगा. अब जो केंद्र की सरकार चल रही है,
ये सीधी सीधी नीचे नागरिक तक इसका बैलेंस होता है। ठीक है, तो स्थानीय सरकारें जो होती हैं, स्थानीय सरकारें अगर होती भी हैं तो स्थानीय सरकारें इसी रो में होती हैं, कोई अलग से उनका इंपॉर्टेंस नहीं होता मेरे प्यारे भाई। ठीक है, उनका कोई सिस्टम नहीं होता। अगर संघात्मक सरकार, ये एकात्मक का मॉडल है, और यही मॉडल अगर संघात्मक में देखोगे आप, तो संघात्मक में क्या होता है, संघात्मक में समझा रहा हूँ कंपैरेटिव मोड में, क्योंकि कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हो ना इसीलिए, क्योंकि यहाँ संविधान होगा। संविधान के अंतर्गत फिर दो प्रकार की सरकारें आपको दिखेंगी। ये डिवीजन ऑफ पावर है, हॉरिजॉन्टल बढ़ रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये देखो, राज्य सरकार, ये दो हैं। तब इनके नीचे आपको नागरिक दिखेंगे, नागरिक। ये डिवीजन किसका डिवीजन है? दैट डिवीजन इज यूनिटरी गवर्नमेंट, मतलब फेडरल गवर्नमेंट। शक्ति का विभाजन है इसमें, और यूनिटरी गवर्नमेंट का ये एकात्मक का ये है। इसमें शक्ति का एकीकरण है, शक्ति का एक व्यक्ति के हाथ में, एक संविधान एक सरकार के शक्ति हाथ में होती है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में बात यहाँ तक आ गई होगी। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक का? अरे बोलो रे लाडलो। तो यूनिटरी गवर्नमेंट समझ में आ गई। तो स्थानीय सरकारों के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होते। ठीक है, एकात्मक सरकार में स्थानीय सरकारें जो होती हैं, स्थान की सरकारें, जैसे कि अभी यूपीएमपी है, तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय सरकार होती है, स्थानीय सरकार के पास कोई अधिकार नहीं होता, सरकार के पास अधिकार नहीं, के पास अधिकार नहीं। क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? एकात्मक में और संघात्मक, एकात्मक सरकार में, अभी मैंने एकात्मक बताया, एकात्मक यूनिटरी। कंट्री जैसे ब्रिटेन है, एग्जाम्पल में ब्रिटेन कंट्री है, ब्रिटेन की सरकार एकात्मक है। ब्रिटेन कैसा कंट्री? एकात्मक कंट्री है, छोटी सरकार है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यूजीसी नेट में, आप सॉल्व कर लोगे। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा यूजीसी नेट के। अब बस थोड़ा सा समय दे रहे हो मुझे, बहुत बढ़िया किया तुमने। अब समय जो है तुमने काफी दे चुके हो मुझे, और मैं भी सेट हो चुका हूँ, अब एकदम लगेंगे। देखो, संघात्मक क्या है, फेडरल क्या है, संघात्मक क्या है, फेडरल, संघात्मक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसा है, कैसी है? फेडरल, संघात्मक। संघात्मक क्या है इसको समझो। देखो, फेडरल जो होती है इसमें डिवीजन ऑफ पावर होता है, शक्ति का विभाजन। संघात्मक सरकार में शक्ति का विभाजन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। बेटा बात समझ में आ रही है? डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन, इसका मतलब हुआ कि केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शक्ति जो होती है ना, शक्ति, पावर डिवीजन, जो पावर होती है वो संघ और राज्यों के मध्य विभाजित होती है। राज्यों के मध्य विभाजित, संघ और राज्यों के मध्य विभाजित होती है। द पावर डिवाइडेड, द पावर divided between the state and union, state and union, the power divided between the state and union, संघ और राज्यों के मध्य विभाजित होती है, संघ और राज्यों के मध्य विभाजित होती है। the power divided between the state and the union। क्या हाल है बेटा? ठीक है, the power divided between the सेंटर एंड द यूनियन, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन आपको देखने को मिलेगा। ये प्रकृति कहां मिलती है? तो जो राज्य बड़े हैं, जो राज्य भौगोलिक रूप से बड़े हैं,
रूप से बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेरिका, कनाडा, इंडिया, जिनकी जनसंख्या अधिक है, जिनकी जनसंख्या अधिक है, सिंगल रूलिंग में नहीं। अब देखो, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा डिवीजन ऑफ पावर होती है, शक्ति का विभाजन होता है। तो अब मैंने ये तो नहीं कहा है कि डिवीजन ऑफ पावर इक्वल होता है, बोलो रे, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर शक्ति का विभाजन होता है। अगर मैं शक्ति के विभाजन को तौलने लग जाऊंगा कि किसके पास ज्यादा और किसके पास कम, या 50-50% होता है, देखो यही होता है शब्दों को समझना, यही पॉलिटिकल साइंस है। नहीं तुम भी क्या पढ़ रहे होते, पॉलिटी। मैं बराबर नहीं बोला, अगर मैं बराबर बोल दूंगा या शक्ति के विभाजन को 60-50 बोल दूंगा, तो फिर पता है क्या हो जाएगा, फिर टाइप्स ऑफ फेडरल में घुस जाएंगे, संघवाद के प्रकार। क्योंकि किसी संघ में शक्ति ज्यादा है, किसी संघ में शक्ति कम है। कनाडा का संघ मजबूत है, अमेरिका का संघ डाउन है। तो अब संघवाद भी कई प्रकार का होता है, इसीलिए मैं पहले संघवाद के प्रकार नहीं समझा रहा हूं यजमान। पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि संघवाद ही क्या है। शक्ति का विभाजन है, किसके पास 250 ग्राम, किसके पास 500 ग्राम, ये बात बाद की है, लेकिन शक्ति का विभाजन है रे लाडले, है रे लाडले, हाँ या ना? ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पावर, जिसकी जनसंख्या अधिक हो, शक्ति का विभाजन हो, ये आपको जनरली संघवाद में देखने को मिलता है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का टाइप है, आप इसे अच्छे प्रकार से बता सकते हो। केंद्र और राज्यों के मध्य जो है शक्ति का विभाजन देखने को मिलता है। और समझा कर दीजिए, और समझा कर दीजिए। चलिए देखो मेरे प्यारे भाई, केंद्र और राज्य के मध्य क्या होगा, एक केंद्र है यूनियन और राज्य है। संघवाद में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन होता है, मतलब पावर आधी आधी बटी होती है। कुछ शक्तियां राज्य के पास, कुछ शक्तियां केंद्र के पास, जैसे भारत है। और शक्ति का जो विभाजन हो रहा होता है, शक्ति के विभाजन को बैलेंस कौन करती है, न्यायपालिका करती है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि संघवाद में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी, तो न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी संघवाद में, नहीं तो केंद्र राज्य में लड़ाई होती रहेगी। तुझसे ये कहा था तूने ये नहीं किया, तुझसे ये कहा था तूने ये नहीं किया, तुमसे कहा था ये तुमने ये नहीं किया, तुमसे कहा था ये तुमने ये नहीं किया। तो ये जो चीजें हैं ये आपको देखने को मिले। क्या हुआ भाई? तो जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है इसमें, ठीक है। न्यायपालिका का होना, न्यायपालिका के आधार पे केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आपको देखने को मिलेगा। तो न्यायपालिका करती है, शक्ति के विभाजन को देखने का काम करती है। अरे हाँ या ना? क्लियर? चलिए, तो मुझे लगता है कि अब संघात्मक सरकारों की समझ में आ गया होगा। संघात्मक क्या होता है? संघ मतलब देखो, दो चीजें समझो। अब एक डायलॉग समझाता हूं जो जनरल एग्जाम क्लास में देना चाहिए। जनरल क्लास में यू मतलब यूनिटरी, मतलब सॉरी, यूनिटरी मतलब एकात्मक। यू मतलब यूनिटरी, यू बन गया ये। एकात्मक पूरी पावर यहां चलेगी, यूनिटरी पूरा देश चल रहा है, पावर यहां चलेगी। एकात्मक। संघ मतलब फेडरल, फैल जाना, फैलाव, फेडरल। फेडरल मतलब फैलाव। पावर कहां है? पावर यहां, और कैसे चल रही है? फैल रही है, फैल रही है। तो डिवीजन ऑफ पावर, फैलाव, फेडरल। एकात्मक, एकता, एकात्मक यूनिटरी, तो दैट इज यूनिटरी मॉडल, ये फेडरल मॉडल। या शक्तियों का विभाजन देखने को मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। अब शक्तियों का विभाजन भी कई प्रकार का होता है। अब अपन संघात्मक में बात करेंगे, तो संघात्मक का मॉडल मैंने आपको समझाया था। वैसे जैसे ये संघात्मक का मॉडल है, संघात्मक में संविधान होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार शक्ति का विभाजन होता है। जो शक्ति का विभाजन होता है, उस विभाजन को किस प्रकार से सुरक्षित करना है, ये न्यायपालिका तय करती है। लाडले हाँ या ना?
अब संघात्मक सरकारें कई प्रकार की होती हैं, मतलब कई प्रकार के संघवाद आपको देखने को मिलेंगे। संघवाद के कई सारे प्रारूप हैं, कई प्रकार की चीजें हैं, ठीक है, कई प्रकार की चीजें आपको संघवाद में देखने को मिलेंगी। जिसमें हम अमेरिकी प्रतिरूप के बारे में बात करेंगे, हम कनेडियन प्रतिरूप के बारे में बात करेंगे। अब संघवाद के प्रकार को मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। अभी इतना ही समझो, तभी समझ में चीजें आएंगी। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, लव यू गाइस। टॉपिक है संघवाद। कल हमने संघवाद के बारे में बात करी थी। हमने कहा था कि संघवाद का जो मॉडल होता है उसमें क्या होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन होता है। लेकिन फिर मैंने कहा था कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का जो विभाजन होता है उसमें किसके पास कितनी शक्ति रहेगी, इसके आधार पर हम संघवाद के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे संघवाद के प्रकारों के बारे में। तो देखो, सामान्यतः पूरे विश्व में लोकतांत्रिक देशों की मैं बात करूं, दो प्रकार के संघवाद के मॉडल है। पहला मॉडल है अमेरिकन मॉडल, दूसरा मॉडल है कनेडियन मॉडल। यानी दोनों आसपास ही हैं, दोनों ने अपने अपने मॉडल बनाए। तो अमेरिकन मॉडल और कनेडियन मॉडल, ये संघवादी जो देश है जो फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, वो ज्यादातर देश इन दोनों के मॉडल को फॉलो करते हैं। जैसे भारतीय मॉडल है, तो भारतीय मॉडल कनेडियन मॉडल का रेप्लिका है, कनेडियन मॉडल को हमने फॉलो किया है। तो आपको समझना है आज कि अमेरिकन मॉडल क्या है संघवाद का, और मॉडल ऑफ फेडरलिज्म क्या है किसका, आपके भारत का और अमेरिका के संघवाद का फेडरलिज्म के मॉडल क्या क्या है, ये आपको जानने, ये आपको समझने हैं। ठीक है, अगर ये आप समझ जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। संजीव कुमार राजपूत जी, गुड इवनिंग, क्या हाल है आपके जनाब। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो, अमेरिकन संघवाद को समझते हैं। वैसे मैंने इसके अब नोट्स बनवाए, थोड़े टैब थोड़ा जल्दी जल्दी उसमें पढ़ाया जा सकता है, तो पर मैं आपको फिर भी क्लास लेके ये करा दे रहा हूँ। कल से तो हम नोट्स हमारे टैब मिलेंगे आपको। देखो, अमेरिकन संघवाद का जो मॉडल है, पहली बात संघवाद समझो। संघवाद क्या होता है कि केंद्र, समझना बेटा, केंद्र और राज्य, तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सर कहो सर, ये तो संघवाद का पहला मॉडल है। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, संघवाद का पहला मॉडल है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। अमेरिकन जो संघवाद का मॉडल है, इस संघवाद के मॉडल की अगर बात करूं तो संघ के पास कम शक्ति है। पहले तो एक बात समझो, ऐसे लिखो, अमेरिकन संघ जो है, अमेरिकन संघ केंद्र और राज्यों के मध्य, यानी सेंट्रल स्टेट के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य, सेंट्रल स्टेट के मध्य समझौते का परिणाम है। यानी केंद्र और राज्यों के मध्य एक समझौता हुआ तो समझौते का परिणाम है, केंद्र और राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है। अमेरिकन संघवाद को आप देखोगे तो जो अमेरिकन संघवाद का जो मॉडल है, ये केंद्र और राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है। यानी केंद्र और राज्य के मध्य समझौता हुआ, समझौते के माध्यम से राज्य जुड़े। जब समझौते के माध्यम से राज्य जुड़े तो राज्यों के पास अधिक शक्ति है, अधिक शक्ति है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसीलिए आप ये कहते हैं कि अमेरिकन जो संघवाद है, अमेरिका का जो संघवाद है, वो अविनाशी राज्यों का, अविनाशी यानी राज्यों का ही विनाश नहीं होगा, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, विनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। अगर अमेरिकन मॉडल की मैं बात करूंगा तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी ऐसा संघ है जिसमें राज्यों का विनाश नहीं होगा और संघ का ही विनाश नहीं होगा। यानी राज्यों को कभी खत्म नहीं किया जा सकता और इस संघ को भी कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इस अमेरिकन मॉडल में क्या होता है, समझना मेरी बात, इसमें राज्यों में राज्यपाल का निर्वाचन होता है। समझो,
जैसे हमारे भारत में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, इनमें राज्यपाल का निर्वाचन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक और पॉइंट है कि जो संघ की अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, यानी ऐसी शक्तियां जो न तो केंद्र के पास है न राज्यों के पास है, तो अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार में निहित हैं, संघ सरकार में निहित हैं। क्लियर? बात समझ में आई, नहीं आई? ये पॉइंट है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित है। और हमारे वाले संघ में देखोगे तो अवशिष्ट शक्ति राज्य सरकार में निहित होती है। तो देखो अमेरिकी संघवाद क्या होता है, इस बात को समझो। अमेरिका संघवाद में केंद्र और संघ राज्य हैं, लेकिन राज्यों के पास ज्यादा पावर है, राज्यों को ज्यादा इम्यूनिटी दी गई है। अब देखो क्यों दी गई है, क्योंकि केंद्र के पास और राज्यों के पास शक्ति का जब विभाजन किया गया तो बराबर है, पहली बात तो। और जो ऐसी चीजें हैं जो नई केंद्र के पास ना राज्यों के पास, उन राज्यों को दे दिया है। राज्यों की अलग संविधान है, इसमें एक नई चीज आप मेंशन करोगे, राज्य के पास अलग से अपना संविधान है। यानी राज्यों के पास, स्टेट के पास अपना अलग से संविधान है। दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं किसी दूसरे का होगा, तो इनके पास इनका खुद का संविधान है। ये बात भी समझने वाली है। ऐसा सेंटर हमारे पास तो है नहीं, हमारे इंडिया में ऐसा है, इंडिया में तो ऐसा है नहीं। इनके पास ऐसा है, इनके पास खुद का संविधान है राज्यों के पास। अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार में निहित हैं। राज्यों में राज्यपाल का निर्वाचन होता है। अविनाशी राज्यों का अविनाश, चलो आगे बढ़ो। तो ये राज्य देखो, अमेरिकन संघ केंद्र सरकार, केंद्र के पास ज्यादा पावर नहीं है, राज्यों के पास अधिक शक्ति है। राज्य अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। राज्यों में राज्यपाल का निर्वाचन होता है, हमारे यहाँ राज्यों में निर्वाचन नहीं होता, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार में नहीं थे, राज्यों के पास अलग से अपना संविधान है। अमेरिकन संघवाद में ये मॉडल है, यानी अमेरिका के संघवाद में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसी बात को अगर मैं कनाडा के संघवाद के बारे में करूं, कनाडा के संघवाद के बारे में, कनाडा का संघवाद, इसके बारे में इसी पॉइंट को अगर मैं सोचूं करूं बताना चाहूं आपको, तो देखो क्या डिफरेंस है। जो कनाडा का संघवाद है, इस संघवाद के बारे में बात करोगे तो कनाडा का जो संघ है, ये पहली चीज तो समझौते का परिणाम नहीं है। जो कनाडा का संघ है वो केंद्र और राज्यों के मध्य, समझना बात, केंद्र और राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है, यानी अपने आप बना है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये ऐसा है कि विनाशी राज्यों का विनाश हो सकता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जो कनेडियन मॉडल है। ठीक है, इसमें आगे बात समझो। इसमें केंद्र के पास अधिक शक्ति है, उसमें राज्यों के पास थी, केंद्र के पास अधिक शक्ति है। इसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित है। चलो आगे देखो, इसमें राज्यों का संविधान नहीं है। इसमें एक और चीज, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखो ये बिल्कुल भारत की तरह है,
नीचे करना कमेंट भाई। ये बिल्कुल भारत की तरह है, एकदम भारत की तरह। केंद्र राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है, विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। ये बिल्कुल जो है केंद्र के पास अधिक शक्ति है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं, राज्यों का संविधान नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये बिल्कुल भारत की तरह है। तो इसमें और उसमें आपको अंतर देखने को मिल रहा है। कनेडियन संघवाद ही भारत का संघवाद है। मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो शक्ति का जो झुकाव है वो केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ शक्ति का झुकाव है, राज्यों के पास पावर नहीं है। स्कूल लेक्चरर सर मुझे नेट आरपीएससी एग्जाम क्लियर करना है प्लीज सर, क्लास दो ना चालू करो, रखो सर जी, क्लास दो नाम संजीव कुमार नेक्स्ट आरपीएससी। आज ना तुम मुझे कॉल करो सब, इनकी मीटिंग ले सकते, मुझे संजीव जी कॉल करना आप, कौन सा एग्जाम क्लियर करना है क्या है मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, मुझे नेट आरपीएससी एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है प्लीज सर क्लास दो ना। ठीक है, एक बार ना पॉलिटिकल साइंस वालों का एक ग्रुप बना दे अलग से, लिख लो उस पॉइंट को। जितने बच्चे पॉलिटिकल साइंस में ऐड है ना उन सबको एक व्हाट्सअप मेरे नंबर पे एक ग्रुप बना अलग से इनका, राजनीति विज्ञान का, स्कूल लेक्चरर। ठीक है, अब देखो दो बच्चे क्लास में आके लाइव देख रहे हैं, मुझे गुस्सा आता है। तो ये कनेडियन मॉडल है, ठीक है, इसे कहते हैं कनाडा का मॉडल। तो कनाडा का जो मॉडल है और जो इंडिया का मॉडल है ये सेम है। इसमें क्या, राज्यों के पास अधिक शक्ति नहीं है, केंद्र के पास अधिक शक्ति है। तो केंद्रीकरण है, राज्यों के पास कम पावर है, केंद्र के पास अधिक पावर है। कौन है, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है ना पॉइंट? तो केंद्र के पास अधिक शक्ति, राज्यों के पास कम शक्ति है। ये बात समझ में आ गई तो बताओ मुझे, इसको नोट डाउन करो फटाफट से, जल्दी लिखो इसको, नोट डाउन। तो केंद्र राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है, विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो समझौता का परिणाम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है केंद्र राज्य में समझौता हुआ है, ये खुद, चलिए, तो ये केंद्र राज्यों के मत समझौते का परिणाम नहीं है। एक तो पता है आप लोग क्लास में आया करो, सर क्लास कर बहुत अच्छा लगता है। श्वेता आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे बहुत बेकार सा लगता है क्योंकि आप सभी ने क्लास में इकट्ठे आ नहीं पाते, हमारी टाइमिंग ना सही से ऐड नहीं हो पा रही है। तो मैं एक ग्रुप बनवा रहा हूँ, मैंने बोल दिया है सारे पॉलिटिकल साइंस को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और अब ये ना मैं पीपीटी में लेके आऊंगा, क्योंकि ये ना हाथ से लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। चलो आज के टॉपिक को समझ लो, हमारा समय वेस्ट नहीं आना चाहिए। तो देखो अमेरिका में और कनाडा में क्या अंतर निकला, अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है? अमेरिका का जो संघ है वो राज्य मजबूत है, कनाडा के में केंद्र मजबूत है। कनाडा के में राज्यों को शक्ति दी गई है लेकिन बहुत ज्यादा शक्ति नहीं दी गई, और केंद्र को शक्ति दे रखी है लेकिन कम शक्ति केंद्र को शक्ति ज्यादा दे रखी है कनाडा में। अमेरिका में राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, खुद राज्यपाल को लोग मनोनीत मतलब निर्वाचित करते हैं, जबकि कनाडा में राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। तो दोनों में डिफरेंस है। वो अमेरिका का जो संघ है वो समझौता हुआ है, और समझौते का परिणाम है कि चलो हम मिलकर एक संघ बना लेते हैं। और जो कनाडा का संघ है, तो इसीलिए आप एक अंतर देखेंगे कि जो कनाडा का संघ है उसको आप लोग यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन। कनाडा के संघ को आप लोग यूनियन के नाम से जानते हैं। जो कनाडा का संघ है उसको आप लोग यूनियन के नाम से जानते हैं, यूनियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो कनाडा का संघ है उसको आप लोग यूनियन के नाम से जानते हैं, यूनियन के नाम से। क्लियर? कनाडा के संघ को यूनियन के नाम से जानते हैं। अब इंडिया की अगर मैं बात करूंगा तो इंडिया का जो मॉडल है, आप इंडिया कनाडा को देखो, एक तरफ आपने कनाडा देखा, एक तरफ आपने इंडिया देखा। तो इंडिया और कनाडा को अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि कनाडा का जो मॉडल है, कनाडा का जो संघवाद है और इंडिया का जो संघवाद है बिल्कुल सेम है। इसको आप कनाडा वाले को भी यूनियन कहते हो और इंडिया वाले को भी आप यूनियन कहते हो, दोनों को आप यूनियन के नाम से ही जानते हो। ये भी यूनियन है, ये भी यूनियन है। यहां पर भी केंद्र के पास अधिक शक्ति है और यहां पर भी केंद्र के पास अधिक शक्ति है। यहां पर भी आप देखोगे कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल अपॉइंटेड है राज्यों में, केंद्र सरकार उसका अपॉइंटेड करती है, राष्ट्रपति करता है। और यहां पर भी राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है,
ये अपॉइंटेड है, केंद्र सरकार उसे अपॉइंटेड करती है। दूसरी चीज देखो, अमेरिका में क्या था, अमेरिका में अपने पास अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है राज्यों के पास, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा जो नहीं है, इनके पास खुद का संविधान नहीं है, स्टेट्स के पास खुद का संविधान बिल्कुल भी नहीं है। न यहाँ संविधान है, न खुद का संविधान यहाँ है। यहाँ दोनों के पास खुद का संविधान बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ संविधान बिल्कुल भी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अरे हाँ या ना? ठीक है सर, क्लास का टाइमिंग 6 से ही रखना सर जी। हाँ संजीव कुमार जी, ना मैं एक रिकॉर्डिंग सेट करूँगा, क्लास का टाइमिंग ना 2 क्लास लेनी है, तो अब सेटिंग हो जाएगी क्लासेस की। तो अभी तो 6 बजे चल रहा है लेकिन, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये है इंडिया का संविधान, इंडिया का संघवाद, अमेरिका का संघवाद, कनाडा का संघवाद। मुझे लगता है कि तीनों समझ में आ चुके होंगे, जो मैंने लिखे हैं तीनों समझ में आपकी में आ चुके होंगे। सही है ना बात? अरे हाँ या ना? बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? गिर जाएगा बेटा, गिर जाएगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ मुझे। संघवाद समझ में आ गया टॉपिक? तो देखो ये है पॉइंट। तो संघवाद समझ में आया। अमेरिकन संघवाद में क्या है कि केंद्र नहीं, राज्य मजबूत है। अच्छा हाथ से रहेगा सर, पीपीटी से अच्छा हाथ से रहेगा। तो हाथ से तो मैं लिख ही रहा हूँ, लेकिन हाथ से यूट्यूब पे अच्छा नहीं जाता ना कंटेंट, बच्चा बहुत कम देख के अट्रैक्ट होता है। क्लियर? ये हो गया कनाडा का संघवाद। तो दोनों की बात समझ में आ गई, अमेरिका कनाडा संघवाद में क्या डिफरेंस है। ये हो गया भारत का संघवाद। तो भारत का संघवाद ऐसा है, अगर भारत के संघवाद की मैं बात करूं, तो देखो भारत का संघवाद को आप लोग किस नाम से जानते हो? अगर भारत की मैं बात करूं, तो भारत को हम यूनियन के नाम से ही जानते हैं। तो यूनियन जो है, ये संघवाद जो है भारत का, यूनियन जो संघवाद जो नजर आ रहा है आपको, भारत का जो संघवाद है, इस संघवाद को आप समझ रहे हो। इस संघवाद में क्या है कि इसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली है, और राज्यों के पास जो पावर है, वो राज्यों के पास भी पावर है। लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ना, जो रेजुडरी पावर्स हैं, जो अवशिष्ट शक्तियों की अगर मैं बात करूं, तो वो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। क्लियर? केंद्र में निहित है। और आपातकाल के समय पर भारत का जो संघवाद है, ये केंद्रीकृत प्रवृत्ति में कार्य करता है। मतलब एकदम केंद्रीकृत हो जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि भारत केंद्रीय है, राज्यों के पास पावर ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो संघवाद है वो कनेडियन संघवाद है। हमारा सब्जेक्ट कब से चलेगा सर? और सब्जेक्ट कब से चलेगा? पीपीटी से चल जाएगा मेरे भाई, चल जाएगा प्लीज, चला दूंगा उसको, सबको चला दूंगा। कंटेंट राइटर आ जाएगी कल, पर कल मेरी आज आ गई है बिहार से, कल ज्वाइन कर लेगी, तो मैं सब चला दूंगा। तो मुझे लगता है आप समझ में आ गई होगी ये चीज, कि भारतीय संघवाद बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कनेडियन संघवाद है। ठीक है? क्लियर? बोलो। तो तीनों चीज समझ में आ गई कि नहीं आई, पहले ये मुझे बताओ। अब क्या है, केंद्रीकृत प्रवृत्ति यानी सेंट्रलाइज प्रवृत्ति है। जैसे सेंटर के पास प्रवृत्ति होती है ना, सेंट्रलाइज्ड। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा कि भारतीय संघवाद किस प्रकार का संघवाद है, तो कनाडा टाइप का संघवाद है। भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति किधर झुकी हुई है, तो केंद्रीकृत प्रवृत्ति है, केंद्र तक झुकी हुई है। आपातकाल के समय कैसा व्यवहार करता है, केंद्र वाला व्यवहार करता है। भारतीय संघवाद में राज्य अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। बस आपको ये बताना है, क्या भारतीय संघ समझौते का परिणाम है? उत्तर होगा भारतीय संघ समझौते का परिणाम नहीं है। क्लियर ना? क्या भारत संघ के राज्य अलग हो सकते हैं? उत्तर होगा नहीं, अलग नहीं हो सकते हैं। अलग नहीं हो सकते हैं, ये समझो, अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है? क्लियर? अलग नहीं हो सकते हैं। क्लियर? संगात्मक किसने कहा? सर संगात्मक किसी ने नहीं कहा। कौन कहता है संगात्मक एकात्मक? कोई नहीं कहता। ये तो सरकार की टाइप्स हैं, ये फीचर हैं। आप पावर डिवीजन के आधार पर बताते हो, किसी ने कुछ नहीं कहा संगात्मक किसने कहा, एकात्मक किसने कहा। अन्नू पता नहीं कहां से पूछ लेती है, संगात्मक एकात्मक किसी ने नहीं कहा। ठीक है? तो ये मुझे लगता है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इंडियन संघवाद कैसा है, भारतीय संघवाद कैसा है। ठीक है? क्लियर ना? चलो, बहुत बढ़िया।